हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म्स की। ठीक है, मिडिल टर्म किस तरीके से फाइंड की जाती है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे देखो, माना x प्लस वाई की पावर n है ना। तो उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, टोटल टर्म कितनी आएगी उसकी n प्लस वन आएगी, राइट है ना। जैसे मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता था, तो उसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मीन उस 2xy को पहले लिख देते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक दो और ये तीन हो गई ना, n+1। दो पावर थी तो ये n+1 पावर मतलब टर्म हो गई, है ना। और आप इसको अब ऐसे समझो, जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर मान लो 5 है, तो इसमें 5 टर्म होगी, t1 t2 t3 t4 और ये t5, है ना। और ये तो वो केस है जहां पर पावर जो है वो ऑड है। एक बार एक पावर में इवन ले लेता हूँ, मान लो 6, तो t1 t2 t3 t4 t5 और ये t6, है ना। अच्छा, अब यहाँ मिडिल टर्म किस तरीके से निकाली जाती है, तो मिडिल टर्म देखो t1 t2 t3 t4 t5, है ना। अच्छा, पावर 5 है तो ये यहाँ पर होगा t6 तक, है ना। और पावर 6 है तो ये होगा t7 तक। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो देखो मिडिल टर्म जाहिर सी बात है, इस केस में जहां पर पावर है 5, अब ये 6 है, तो 6 में 6 का आधा तो 3 होता है, तो ना ही ये मिडिल टर्म होगी ना ही ये अकेली मिडिल टर्म होगी, ये दोनों मिडिल टर्म होगी। ये बोथ आर क्या है, मिडिल टर्म है ये क्या है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। ठीक है। अच्छा, कौन कौन होगी, टी थ्री एंड टी फोर। ओके। अच्छा, तो अच्छा पावर इवन होगी तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट छोड़ दो, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तीन इधर छोड़ दिए तीन इधर छोड़ दिए, तो ये जो t4 होगी, है ना, ये t4 क्या कहलाएगी, हमारी मिडिल टर्म कहलाएगी, मिडिल टर्म कहलाएगी t4, है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखते जाओ एक, अब इसमें क्या है कि अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि जैसे मान लो ये है, तो इसमें ये जो पावर है, इसमें एक जोड़ो दो जोड़ो और तीन जोड़ो और उसका हाफ ले लो, यानी 5+5+1/2 करो, 5+2/2 करो और 5+3/2 करो। इनमें जो इंटीजर बन जाए वही आपकी मिडिल टर्म कहलाएगी। तो 5 और एक 6, 6 का आधा कितना होता है, 3, तो एक तो 3 हो गया। 5 और 2 7 का आधा 3.5 होता है, तो ये तो नहीं होगा। 5 और 3 8 का आधा 4, तो एक ये 4, तो 3 और 4 ऐसे करके भी मिडिल टर्म आ गई, है ना। और इसका तरीका क्या है, तो इसमें भी वही काम करना है कि एक जोड़ो आधा करो, फिर दो जोड़ो फिर आधा करो, फिर तीन जोड़ो फिर आधा करो। तो अब देखो 6 और 3 9 का आधा, ये तो है नहीं, तो 6 और 2 का का सम 8 का आधा 4, और 6 और एक 7 का आधा 3.5, तो ये भी नहीं होगा, तो 4, ये फोर्थ टर्म ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं, ये तो अभी मैंने एक कैलकुलेशन के पर्पज से बता दिया। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि अगर x प्लस वाई की पावर n है ना, x प्लस वाई की पावर n है, तो वहां आपको, अगर आपको जो है, अगर आपको यहाँ पर n कैलकुलेट करना है, तो उसका क्या तरीका है, कैलकुलेट, जो आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है n+1/2 कॉमा n+2/2 और कॉमा n+3/2। ओके। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो आपके पास जो आएगी मिडिल टर्म, जो आएगी आपके पास मिडिल टर्म आएगी आपके पास, वो कौन कौन सी आएगी, इनमें से जो इंटीजर होगा, एक दो तीन, इनमें से लिख देता हूं मैं इसको, इनमें से जो इंटीजर होगा वो मिडिल टर्म का नंबर बताएगा। ठीक है, वो ही मिडिल टर्म का नंबर बताएगा, है ना। वो खुद नहीं, मिडिल टर्म नहीं, वो मिडिल टर्म का क्या बताएगा, नंबर बताएगा। ओके। अच्छा,
आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इधर, तो अच्छा, अब इवन और ऑड का भी तो कनेक्ट एक तरीके से बनना चाहिए ना काम। अब देखो, जैसे कि x प्लस वाई की पावर n है ना, तो उसमें आप सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करोगे, n प्लस वन अपॉइंट टू कैलकुलेट करोगे, फिर n प्लस टू अपॉइंट टू कैलकुलेट करोगे, और फिर n प्लस थ्री अपॉइंट टू कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू अगर ऑड आ जाता है ना, ऑड होगा, तो ये अब याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार आप ऐसे इंटीजर लाकर थोड़ी ना देखोगे। तो ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर n ऑड होगा तो n प्लस वन अपॉइंट टू करो, n प्लस वन अपॉइंट टू टर्म, और n प्लस थ्री अपॉइंट टू टर्म जो होगी, है ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, मिडिल टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिडिल टर्म कहलाएगी, मिडिल टर्म। ओके, अच्छा, और अगर n इक्वल टू अगर आपके पास कोई इवन आ जाता है ना, तो उसके लिए क्या होगा, n प्लस टू अपॉइंट टू टर्म, टर्म आपकी क्या कहलाएगी, मिडिल टर्म कहलाएगी, है ना, मिडिल टर्म। ओके, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से समझते हैं। देखो n इक्वल टू ऑड, तो मैंने n इक्वल टू एक बार ऑड क्या लिया था, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मान लो 5 लिया था, 5, तो 5 और एक 6 का आधा 3, और 5 और 3 8 का आधा 4, तो 3 और 4 मेरा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 4 यहाँ पर मेरी मिडिल टर्म आ रही थी, ठीक है। अच्छा, और अगर n इक्वल टू इवन हो तो इवन में 6 रखा था, 6 और 2 8 का आधा 4, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बात करते हैं, देखो अब, तो इसमें नोट का क्या तरीका है, मतलब एक नोट है, वो क्या है कि अगर NCR लिखा हुआ है और उसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है, मतलब दो कंडीशंस होगी, है ना, तरीके नहीं कह सकता, दो कंडीशन है, कि एक तो व्हेन r इक्वल टू n बाई टू, अगर ये इसका आधा ही है तो, है ना, और मतलब r इक्वल टू n बाई टू होगा अगर n इक्वल टू क्या है, इवन है, ठीक है, और अगर और r इक्वल टू n प्लस माइनस वन अपॉइंट टू होगा अगर n इक्वल टू क्या है आपका, ऑड है, ठीक है, व्हेन दिस। ओके, इसको समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, देखो, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 52 CR, है ना, और इसकी अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन r इक्वल टू 52, n क्या है यहाँ पर, ये इवन है, n क्या है, इवन है, तो 52 का आधा कर दो, दैट इज 26, तो यहाँ पर 26 अगर है तो ये आपकी इसकी मिडिल टर्म हो गई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। अच्छा, और अगर ये n यहाँ पर ऑड है तो 51 CR, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो व्हेन r इक्वल टू n प्लस माइनस वन, है ना, तो 51 प्लस माइनस वन अपॉन टू, तो 51 में वन जोड़ा तो वो तो 52 का आधा 26, और 50 का आधा 25, तो इट मीन्स 26 और 25 हो गया, है ना। अच्छा, तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि 52 CR की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 52C26 होगी, है ना, और 51 CR की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, बोलो, वो होगी 51C26 भी होगी, और 51C25 भी होगी, क्योंकि दोनों है ना यहाँ पर, ये दोनों है, तो ये दैट्स वाई हमारा आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखो, तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यूज की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर 5 दे रखी है, मुझे नहीं पता क्या क्या आएगा, मान लो यहाँ पर 5C1 आया, यहाँ सॉरी 0 आया, यहाँ 5C1 आया, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज आई। तो ये 5C2 और 5C3 है ना, ये वाली जो वैल्यूज है, ये एक चीज आप यहाँ पर अब देखोगे क्या, कि जब
पावर ऑड होती है ना, ऑड पावर ऑड होती है, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज है ना वो मिड में आती है इस तरीके से। क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज। क्योंकि आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 है, 5 है। जैसे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, 5 है, और 5 दूना 10, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये ओनली 5 है, और ये क्या है? 1। तो देखोगे अगर आप, तो इसकी वैल्यू यूं चढ़ी, यूं गई, फिर यूं आई है, कुछ ऐसे जाती है इनकी वैल्यूज, है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना। और ये तो हमें पता ही है कि जैसे अगर इसमें लगाओ आप, तो 5, तो 5 में पहले तो एक जोड़ो, तो 5 और 1 6 का आधा कितना होता है? 3। और 5 में से एक घटाओ, वो कितना होता है? 4। 4 का आधा होता है 2। एक मिनट, मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म। ओके, तो अब इसमें भी वही, 5 में पहले एक जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो। 5 में एक जोड़ोगे 6, 6 का आधा कितना हो गया? 3, है ना। इसकी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जो है वो पहले एक जोड़ के आधा करो, तो 5 और 1 6 का आधा 3, एक तो थर्ड टर्म हो गया। और फिर 2 जोड़ो, 5 और 2 7, इसको तो कर नहीं सकते। 5 और 3 8 का आधा 4, तो थर्ड और फोर्थ, 3 एंड 4 इसकी फोर्थ नंबर पे इसकी मिडिल टर्म होगी। तो आप देख सकते हो ये थर्ड नंबर पर है और ये फोर्थ नंबर पर है, और जो कि इसकी फिर मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, जैसे कि मान लीजिए, अब हम बात करते हैं ये x प्लस वाई की पावर 6। अब इसमें क्या करते हैं? फिर वही 5c0, 5, सॉरी 5c नहीं, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6। ठीक है। अच्छा, अब इनकी भी एक बार जरा वैल्यू खंगालो। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है, और इसकी वैल्यू 15 होती है, इसकी वैल्यू 20 होती है, इसकी वैल्यू 15 होती है, ये 6 होती है, और ये 1 होती है। अब आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ऑड के टाइम पे वैल्यूज यूं गई, यूं रुकी, और फिर यूं आ गई। ये 6 के टाइम पे क्या होगा, मतलब इवन पावर के टाइम पे क्या होगा? देखो, ये वैल्यूज यूं गई, ये हाईएस्ट 20 पे गई, और फिर ऐसी तरीके से कम हो गई। तो ये इवन और ऑड का चक्कर है, इसको याद रखना। इसमें भी वही, 6 में पहले एक जोड़ो, नहीं बना नहीं बात, 6 में 2 जोड़ो 8, और 8 का आधा कितना होता है? 4। तो वो फोर्थ नंबर की टर्म, 1 2 3 4। तो ये जो फोर्थ नंबर पे ये जो टर्म है ना 6c3, दैट विल बी अवर मैक्सिमम वैल्यू। ये हम केवल फॉर्मूला बेसिस पर ही निकाल सकते हैं, हमें यू वैल्यूज पता करके नहीं करने की जरूरत। ठीक है। तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी वही इसकी मैक्सिमम होगी। मिडिल टर्म वो क्या है? फोर्थ नंबर की टर्म है। ओके। अच्छा, अब इस पर बेस देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगी आपको बात। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर पावर n, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट is 4096, find the greatest binomial coefficient, greatest binomial coefficient। अब देखो, तो इसको कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ग्रेट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो जैसा कि आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन अगर आपको इस तरीके से पता करना होता है, तो आप करना कुछ नहीं है, x की जगह एक बार 1 रख के देखो, 1 रख के देखो, क्योंकि सम की बात कर रहा है ना, ये सम के लिए हम यही तो करते थे। तो पुट x इक्वल टू 1, तो 3 एकम 3 में से एक गया 2, 2 की पावर n इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 4096। 4096 जो है वो 2 की पावर 10 होता है, क्या बोलते हैं, 1024, और उसका 4 गुना ही है, तो यानी 2 की पावर 2 गुना, है ना। तो 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 इक्वल टू 2 की पावर n, n इक्वल टू आ गया 12, n इक्वल टू कितना आ गया? 12। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो एक एक चीज देखते जाना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। ये अच्छा, एक बात तो आप जानते ही हो कि जो ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही हमारा मिडिल टर्म होता है इस जगह के लिए, है ना। अच्छा, जैसे कि पहले एक जोड़ो 12 में +1, फिर 12 में 2 जोड़ो, फिर 12 में 3 जोड़ो, ठीक है। तो 12 और 1 13, छोड़ो इसको, 12 और 2 14 का आधा 7, और 12 और 3 15, इसको भी छोड़ो, तो 7th नंबर की टर्म हो गई। अब 7th नंबर की टर्म हो गया, अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देखो एक बार। फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछ रहा है ये, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो 7th नंबर की टर्म हो गई। अब एक चीज देखो इधर, अब ये अपने अपने तरीके हैं यहाँ पर करने के। जैसे एक तरीके से तो मान लो हमने ये पता करा कि जो आपकी मिडिल टर्म जो होगी ना वो ही आपकी बाइनोमियल कोफिशिएंट होगी। तो हमने 7th नंबर की टर्म निकाल ली, 7th नंबर की टर्म निकाल ली। अब 7th नंबर की टर्म को लिखते कैसे हैं, T7, और T7 का मतलब कितना हो गया, T6 + 1, यानी R इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 6, R इक्वल टू 6 है और N इक्वल टू 12 है, तो आंसर कितना हो गया 12C6, ठीक है 12C6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई और इसको ये मैक्सिमम वाला तरीका अपनाता है, मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम वाले की तरह क्या है कि भाई NCR है ना, तो इसको 12CR लिख दो एक मिनट के लिए, 12CR लिख दो एक बार इसको। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, ये तो भाई N इक्वल टू 12 आ गया ना यहाँ से, ये तो मान लो, एक मिनट, मान लो ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब हम मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो मेथड नंबर 2, अब इसमें क्या करें देखो, इसको 12CR लिखो, R। अब R इक्वल टू, अभी तो मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, R इक्वल टू मुझे पता नहीं है क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ भाई, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना ये, तो इसके हाईएस्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, ये देखो, ये हाईएस्ट है। R इक्वल टू, अगर ये रहा ना, R इक्वल टू अगर इवन है तो R इक्वल टू N/2, और आपको पता है N इवन ही है यहाँ पर, तो N क्या है यहाँ पर, इवन ही है, ये देखो ये रही N इवन, ये 12 इवन ही तो है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 6, तो 12/2 R के लिए, है ना, एक मिनट, तो R इक्वल टू कितना हो गया 12/2, दैट इज 6, तो ये कितना हो जाएगा 12C6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि वास्तव में क्वेश्चन बड़े ही गजब के यही है। अब देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3/x की पावर 17, है ना, तो अब इसका जनरल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म देखो, तो जनरल टर्म के लिए तो कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया, TR+1, है ना, तो वो कितना हो जाएगा 17, है ना। यहाँ पर एक बार ये देख लो कि कौन सी चीज क्या दी हुई है। देखो, हमें N इक्वल टू दे रखा है 17, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना हमारी, वो है हमारे पास 2x, और जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना वो दे रखी है -3/x, ठीक है। अब बढ़ते चले जाओ, देखो TR+1 कह रहा है, R+1 होता है मतलब, ठीक है। R अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 17CR, 2x की पावर 17 माइनस R, है ना, और माइनस का 3/x की पावर R, 3/x की पावर R, ओके भाई। फर्स्ट टर्म की पावर होती है ना N-R, तो 17 माइनस R कर दिया, और सेकंड टर्म की पावर R, तो ये कर दिया। अब आगे देखो, TR+1 इज इक्वल टू 17CR, आगे देखो, एक तो हो गया 2 की पावर 17 माइनस R, है ना, और एक x की पावर 17 माइनस R, और ये इस -3 की पावर भी R लिख दो, ये x की पावर R है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी x की पावर 17 माइनस R, और x की पावर -R, तो ये हो जाएगा x की पावर 17 माइनस 2R, 17 माइनस 2R, ओके। अच्छा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर? इसके अलावा तो और कुछ इसका हो भी नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखो लास्ट से अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, अब इसका क्या तरीका है, लास्ट से, इसका मैंने आपको बताया था फॉर्मूला n माइनस के प्लस टू टर्म, तो n दैट इज 7 माइनस के मीन्स 8 प्लस टू थर्ड टर्म, टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो 17 और 2 19, 19 में से 8 गए 11, तो यानी 11th टर्म हो गई फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना। तो एक तो ये तरीका है, और एक इसमें मैंने एक चीज और बताई थी, इसमें एक चीज और है, और वो क्या है देखो, उसके लिए अभी आप पहले इसको ये तो देखो कि 11th टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से। 11th टर्म का मतलब क्या हो गया, ये T11, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है T10 प्लस 1, यानी यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, R बराबर 10 है, R बराबर 10 है। तो निकालो, देखो R बराबर 10 है तो उठाकर इसमें ही रख दो, ये वैल्यू इसमें ही रख दो, R बराबर 10, तो 17C10 है ना, 17C10, 2 की पावर 17 में से 10 लेस करे तो कितने बचे, 7, तो 2 की पावर 7 माइनस 3 की पावर R, R क्या हो गया 10, तो माइनस 3 की पावर 10, और x की पावर कितना हो गया, x की पावर, तो R बराबर कितना है 10, 2 दही 20, 2 दही 20, लेकिन ये क्या कह रहा है, x के लिए थोड़ी कुछ कह रहा होगा, वैसे ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो कोफिशिएंट ही कह रहा है ये, ओनली ओनली कोफिशिएंट ही कह रहा है। तो कोफिशिएंट तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो x की पावर, इसको वैसे लिखना चाहो तो इसको, ये तो x की पावर -3 हो जाएगा भाई, x की पावर क्या है 17 माइनस 2r, r की जगह रख दो 10, तो 2 दही 20, 17 में से 20 गए तो माइनस का 3 ये रहा। अब लेकिन हमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ 11th टर्म, तो कोफिशिएंट तो, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट, थर्ड नंबर का टर्म क्वेश्चन इसका, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12। अब देखो x पावर 12 का अगर आपको कोफिशिएंट पता करना है, तो उसके लिए तो कोई चीज देखनी पड़ेगी, देखो ध्यान से सुनो, x पावर 12, अब x पावर 12 का कोफिशिएंट, अब x पावर, ये पावर 12 तो कब हो सकती है, जब हम n माइनस आर को इसके बराबर रख दें, है ना, यानी x की जो पावर है हमारे पास, जनरल टर्म में x की क्या पावर आ रही है, हमारे पास आ रही है 17 माइनस टू आर, तो 17 माइनस टू आर को बराबर 12, एक बार ये तो पता करें r बराबर क्या आ रहा है, तो 17 में से 12 लेस करें तो 5 बराबर 2r, r की वैल्यू हो गई 5/2। अब ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल होगी तो आंसर नॉट पॉसिबल नहीं होगा, आंसर नॉट पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो, मैं आपको ये कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैंने बोला एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 0 या 1, 1 है ना। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नॉट पॉसिबल, आप ये बोलोगे कि साहब इसे 0x³ लिख सकते हैं, दैट्स वाई जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ऑफ एक्स क्यूब है, दैट इज 0, है ना, नॉट पॉसिबल नहीं। तो ये यहाँ पर नॉट पॉसिबल अगर हमारा आंसर आया, इट मीन्स इसके का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज 0। कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं हो, है ना, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए इसी क्वांटिटी को 17 माइनस टू आर को 0 के बराबर रख दो, तो ये आर बराबर यहाँ से आ गया 17/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो यही मतलब जो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद देखो मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो मिडिल टर्म का तो आपको फॉर्मूला पता है, मिडिल टर्म का तो फॉर्मूला पता है, मिडिल टर्म के लिए होता है
कि 17 है ना n बराबर +1/2, 17 + 2/2 और 17 + 3/2। ठीक है, तो 17 और 1 18 का आधा 9, 17 और 2 19, छोड़ो इसको, और क्या बोलते हैं 17 और 3 20 का आधा 10, तो यानी 10th टर्म और 9th टर्म। ठीक है, अब वो कौन कौन होगी उसे T9 और T10 कहेंगे, जाहिर सी बात है। अब T9 है, इसका मतलब R बराबर 9 नहीं होगा, R बराबर होगा ये 8, 9 लाने के लिए आपको 8 + 1 लिखना पड़ता है ना, तो R बराबर यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा R बराबर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे देखो, टर्म कंटेनिंग x⁻11, ऐसी टर्म बताओ जो x⁻11 को कंटेन करती हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, x⁻11 के बराबर रख देंगे हम जनरल टर्म की x की पावर को बराबर 11, 17 में से 11 गए 6, r बराबर आ गया आपका 6 का आधा 3, r बराबर 3। तो r बराबर अगर 3 होगा तो उसे r बराबर मतलब Tr+1 होता है, तो उसे हम क्या लिखेंगे T3+1, दैट इज T4, यानी दैट मीन्स फोर्थ टर्म, दैट मीन्स फोर्थ टर्म हो गई है ना, फोर्थ टर्म। तो और ये क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, टर्म कंटेनिंग x⁻11, वो टर्म बतानी है हमें, वो टर्म बतानी है। तो हम क्या करें, उसका कोफिशिएंट बता दो एक बार के लिए। तो वो क्या हो जाएगा NCR 17C, R क्या है यहाँ पर बोलो 3, NC3 2 की पावर 17 - 3 दैट इज 14, y की पावर, y क्या है यहाँ पर -3, y क्या था यहाँ पर -3। अरे भाई ये जैसे फर्स्ट टर्म है 2x और सेकंड टर्म है हमारे पास -3/x, 2x 2x, तो ये x की पावर भी 14 हो गया, 2x और -3/x, तो -3/x की पावर ओनली r दैट इज 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो देखो ये x की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -3, 14 में से 3 लेस हुए तो 11, तो x की पावर बचा 11 और -3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब, 2 की पावर 14, ये हो गया 2 की पावर 14 और 17C3 एज इट इज। तो ये हमारी पूरी टर्म निकल कर आ गई, दैट इज अवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे, एक मिनट जस्ट, देखो उसके बाद आगे देखो, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, है ना, ये जेई मेंस 2023 में आया है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 3/x² की पावर n is 376, then the coefficient of x⁻4 is equal to, देखो इसको ध्यान से देखना, तो इसके लिए एक्सपेंशन ऑफ दिस बोल रहा है। ठीक है, और सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो T1 हो जाएगी, एक T2 हो जाएगी और एक T3 हो जाएगी, निकालो इसको। इसका मतलब क्या है, R बराबर 0, तो NC 0 है ना, NC 0, और इसके लिए कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म x है, तो x की पावर n - r, तो वो हो जाएगी n, और y क्या है यहाँ पर माइनस का 3/x², है ना, उसकी पावर क्या है 0। उसके बाद देखो T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, NC1 है ना, फर्स्ट टर्म की पावर n - 1, सेकेंड टर्म की पावर -3/x² की पावर r, दैट इज ओनली 1, है ना। आगे देखो NC3 मतलब 2, x की पावर n - r यानी n - 2, y -3/x² की पावर 2। ओके, अच्छा, अब इनके जरा एक बार कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स कह रहा है, सम ऑफ द
कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना। तो इसके कोफिशिएंट, अब सम ऑफ द कोफिशिएंट, ओनली कोफिशिएंट कौन होता है, कोफिशिएंट क्या होता है इसका कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट और इसका भी कोफिशिएंट, ठीक है। देखते जाओ, देखो इसका कोफिशिएंट तो इसकी पावर तो 0 है, तो ये तो 1 ही रह गया, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कौन है, NC1, है ना। और x की पावर इसको थोड़ा सा, अगर आप सही दिखाने की कितनी ही कोशिश कर लो, तो ये -3 की पावर 1 ही रहेगा ये तो, है ना। तो इसको NC1 और क्या बोलते हैं -3, है ना। और ये क्या हो जाएगा NC2, और ये हो जाएगा कितना -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, दैट बिकम्स 9। तो ये लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई बाय 9। और ये कह रहा है उनका सम जो है ना वो 376 है, उनका सम कितना है 376। तो इसका निकालो सम, ठीक है। तो देखो 1 प्लस NC1 माइनस का 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय NC2 इज इक्वल टू कितना है 376, 376। तो बस अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 1 माइनस का 3, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n ही होती है ना, n प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय NC2। अब ये कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो n अपॉन मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, सही है। और ये हो गया 376। इसको थोड़ा सा मैं रफली सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो n माइनस 1 में इसको ब्रेक करोगे और एक n माइनस 2 का फैक्टोरियल वो इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचा n माइनस 1 और अपॉन में बचा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन 2, तो लिख दिया मैंने n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इस 1 को यहाँ से हटाओ, मतलब ये माइनस तो ये रहेगा, इस 1 को यहाँ से हटाओ और ये हो जाएगा 375, ओके। फिर उसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो और इसको भी 2 से करो, तो 2 3 जा 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस का 9n, ठीक है। और इस 2 को इधर भी भेज दोगे तो 450 और 450 होते हैं 750, तो 750 हो गया ये हो गया 9n स्क्वायर माइनस का 9 और 6 15n और माइनस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज गौर फरमाओगे तो क्या क्या चीजें हुई है यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर है ना 3, एक बार 3 कॉमन लो, देखो तो 3 कॉमन लेके भेजोगे तो 3n स्क्वायर माइनस का 3 पंजे 15n माइनस का 25 75 इक्वल टू 0। n बराबर 1, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो आएगी वो तो n बराबर 1 आएगी, इसके फैक्टर करोगे तो वो कर लें क्या, 250 750, 750 के टुकड़े करो कि चलो श्रीधराचार्य लगाते हैं, n इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू ये हो गया c अपॉन 2a, 2 3 जा 6, तो n इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 को 12 पंजे 60 का 0 कैरी में 6, 12 दूना 24 और 6 30, है ना, अपॉन 6। तो ये कितना हो गया 3000 और 25 3025, 3025 का रूट प्लस माइनस 5 अपॉन में 6, तो 5 6 30 65 का होता है इसका स्क्वायर, 55 25 नहीं 55 का, 5 6 30, है ना, ठीक है। तो ये 55 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, 55 का। तो n इक्वल टू, तो ये n इक्वल टू हो गया 5 प्लस माइनस 55 अपॉन 6, तो 55 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 60, 60 का छठा हिस्सा, 60 का छठा हिस्सा 60 अपॉन 6 10, ठीक है। और ये n इक्वल टू आएगा माइनस का कितना, 55 में से 5 लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50, तो माइनस का 50 अपॉन 6, तो माइनस का 25 अपॉन 3, माइनस का 25 अपॉन 3। अच्छा,
अब जो यहाँ प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि n की वैल्यू 10। अब n जो है वो n यहाँ क्या है, एक बार ये देखो n क्या है यहाँ पर। n जो है वो यहाँ पर एक तरीके से किसी भी नंबर की टर्म है ये, है ना। तो ये नेगेटिव वाली तो नॉट पॉसिबल सिचुएशन हो गई, ठीक है, नॉट पॉसिबल सिचुएशन हो गई। और एक ये n बराबर 10। अब ये n बराबर 10 से क्या तात्पर्य है इसका, ये देखो जरा। n बराबर ये जो 10 ये पूछ क्या रहा है वो देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x पावर 4। तो एक ऐसी सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है जहां n की जगह 4 हो और r की जगह 4 और 4 हो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x पावर 4। तो एक बार के लिए इसके नंबर की टर्म निकालो। तो देखो ये कितना हो जाएगा। तो देखो अब ये हमारे पास n इक्वल टू क्या आ गया, 10। n इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो देखो एक बार टी आर प्लस 1 निकाल के देखो हम कहाँ थे। तो ये हो जाएगा 10 CR, है ना, 10 CR एक्स की पावर 10 - R, है ना, और -3/x² की पावर r। ओके। अच्छा, अब तो 10 CR एज इट इज, एक्स की पावर 10 - R एज इट इज, और ये x की पावर 2r ऊपर जाके हो जाएगी माइनस के 2r। तो हो जाएगा x की पावर माइनस का 3r और -3 की पावर r एज इट इज। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये x की पावर में है, तो इसका मतलब ये है कि वो x की पावर 10 - 3r की जगह वो चाहता है x की पावर 4 हो जाए। तो इसका मतलब 10 - 3r इक्वल टू 4। तो 3r इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 4 गए तो 6 और r की वैल्यू हो जाएगी 2। r की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ रखूं तो वो हो जाएगा 10 C 2 और -3 की पावर 2। और ये तो लेंगे नहीं, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, है ना। और अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 45 मल्टीप्लाई बाय ये 9, है ना। ये 9 एज इट इज चलता है, चलता रहेगा। तो 9 5 जा 45 का 5 कैरी में 4, 9 4 जा 36 और 4 36 और 4 40, 405। तो ये हमारा आंसर आएगा 405, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे देखो। अब ये क्वेश्चन और भी गजब का है। अब ये क्या कह रहा है देखो, कह रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसके लिए क्या करें देखो, इसको थोड़ा सा आप जो है वो एक तरीके से इजी करने की कोशिश करो। अब वो क्या है देखो, एक बार हम राइट साइड वाली क्वांटिटी देखते हैं। तो ये लिखिए x-1 अपॉन x - x की पावर हाफ। तो एक काम करें क्या, इस x को हम √x का स्क्वायर लिख लें और -1 का स्क्वायर लिख लें और इसको में से √x को कॉमन ले लें। तो हो जाएगा √x -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, √x -1 और √x +1, है ना, और अपॉन √x और ये √x -1 ये गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √x +1 अपॉन √x। इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से करें तो हो जाएगा 1 + 1 अपॉन √x। ओके। अच्छा, तो ये तो राइट साइड वाली क्वांटिटी को जो इतनी अजीब सी थी उसको हमने इजी कर दिया। अब जरा लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी को देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है x +1 अपॉन ये x की पावर, एक बार देखो जरा, मैं जो दिखाना चाहता हूँ x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/3, 1/3, एक मिनट, x की पावर 1/3 डॉट 1, है ना, और माइनस x की पावर, नहीं x की पावर नहीं है, ओनली 1 है ये, है ना। तो ये हो गया 1, इसकी जगह प्लस है ना। और ये जो है
ये जो है इसे मैं थोड़ा सा कस्टमाइज कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो ये एक्स की पावर 1/3 का क्यूब हो गया और माइनस, सॉरी, +1। जरा देखो कि कोई छेड़छाड़ नहीं की मैंने, जैसा लिखा हुआ था वैसा ही लिखा है ये। अब ये क्या लिखा हुआ है, जब आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 1 को अभी क्यूब लगा दो, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ होता है, तो आप उसको क्या लिखते हो आप खुद ही बता दो। आप इसकी जगह, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया था, आप इसकी जगह लिखते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट जाता था, तो यानी a प्लस बी, जहां a क्या है x की पावर 1/3 और b क्या है 1, b क्या है 1, तो यानी x की पावर 1/3 और +1 लिखना है मुझे यहाँ पर, x की पावर 1/3 +1, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो देखो लिखते हैं इसको, x की पावर 1/3 +1 है ना, ये लो, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 +1 और उसकी पावर है 10। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो x की पावर 1/3 +1, ये तो आ गया लेफ्ट साइड क्वांटिटी, और माइनस लगाएंगे, और राइट साइड क्वांटिटी क्या है, राइट साइड क्वांटिटी है 1 + 1/√x, तो हो जाएगा 1 + 1/√x, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, उसकी पावर कितनी आ जाएगी 10। इसको थोड़ा सा अंदर ही सॉल्व करते हैं, तो देखो ये माइनस, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस बनाएगा, है ना, तो इसको भी माइनस, और ये 1 माइनस के कारण चला जाएगा, तो ये चला गया, और इस प्लस की जगह आ जाएगा कितना, माइनस। तो ये हो गया x की पावर 1/3 माइनस 1/√x की पावर 1/3, क्लियर, मतलब की पावर 10, ठीक है। अब इसको हमें करना है सॉल्व, इसको हम करना है सॉल्व, देखते जाओ। देखो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास x की पावर 1/3, सेकेंड टर्म जो है वो है हमारे पास माइनस के 1/√x, और जो n है वो है हमारे पास यहाँ पर 10, n है हमारे पास यहाँ पर 10। तो अब देखो tr+1 है ना, इज इक्वल टू, ये हो गया n c r, r क्या है यहाँ पर, r अभी हमें पता ही नहीं है, तो 10c r, फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r, सेकेंड टर्म दैट इज माइनस के 1/√x की पावर कितना होगा, ओनली r, ठीक है। अच्छा आगे देखो, tr+1 एज इट इज इक्वल टू 10cr एज इट इज लिखो, इसमें से -1 की पावर r निकालो, तो ये हो गई -1 की पावर r डॉट, ये हो गई x की पावर, ये हो जाएगा 10 माइनस r/3, तो हो जाएगा 10 माइनस r/3, ठीक है, डॉट, ये x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ है, ये देखो इसको, ये x की पावर हाफ है और इसकी पावर r है, तो 1 की पावर r तो हटाओ, ये इसकी पावर, तो हो जाएगा x की पावर हाफ की पावर r, दैट इज x की पावर r/2, तो डॉट x की पावर r, और ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस के r/2, ओके। अच्छा उसके बाद देखो आगे, हटाओ इसको, तो इतने को तो ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया x की पावर माइनस के r/2। अब ये पूछ क्या रहा है, ये देखो, ये कह रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे पिछली बार हमने इक्वल टू में 0 रखा था, तो x की ये जो पावर है पहले इनको सॉल्व करो और बराबर में 0 रख दो, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 10 माइनस r/3 प्लस, यानी माइनस का ये तो यहाँ पर, तो माइनस r/2 इज इक्वल टू 0, तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 दाई 20 माइनस 2r माइनस का 3r इक्वल टू 0, और 2 और 3 5, तो r की वैल्यू आ गई 4, r की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब फोर्थ टर्म यहां से हमारे पास 4, r इक्वल टू 4 रखोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, फिफ्थ टर्म इक्वल टू 10c4 माइनस 1 की पावर 4, है ना, और x की पावर यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कह रहा है तो 0, है ना, तो
tan C4 के लिए 10 और मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 10, 9 है ना, 8, 7, 6 कट गया अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 7 3 जा 21, 210 हो गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 210। T5 की वैल्यू हो गई 210। अब यहाँ ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि एक चीज देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, R की वैल्यू आती है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ X, टर्म बतानी है हमें, ना कि R की वैल्यू बतानी है। R की वैल्यू 4 आते ही स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यहाँ R बराबर 4 कर देते हैं, तो 4 नहीं आकर जो हमारे पास आंसर आया है 210, दैट विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आज का सेशन। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।